तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों का डेटा देख के कि हमने लास्ट वीक डिसाइड किया था कि हम हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड सेक्टर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और देखो ये है कमाल का काम आप लोगों का मेरे सामने। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। सो सबसे पहले मेरी ओर से सब लोगों को शुभकामनाएं, राइट, और तालियां। ग्रेट, वंडरफुल। दोस्तों ये एक शुरुआत है जो आप सब लोगों ने की है और यहां से ये तय होता है कि अब हर एक सेक्टर हर एक कंपनी को आप जानना शुरू कर दो। बराबर है? तो बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों आप लोगों ने। ये डेटा ये बताता है कि इंडिया का मार्केट कैप करीबन 300 लाख करोड़ है। अभी 300 लाख करोड़ पहुंचे नहीं है पर समझ लो पहुंचने वाले हैं। देख लो अभी तो बाजार जो चल रहा है तो अभी आ जाएगा थोड़े समय में 284 लाख करोड़। तो आप पेपर में हेडलाइन पढ़ने वाले हो कुछ समय में 300 लाख करोड़ का पहली बार हमारा इंडेक्स हुआ। तो दैट्स ग्रेट। ये 300 लाख करोड़ मार्केट कैप क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो लिस्टेड कंपनियां है, राइट, लिस्टेड कंपनियां जो पूरा डेटा आप लोगों के पास है, इनका एक रोल होता है, इनका वेटेज होता है अपनी जीडीपी। जीडीपी देखे तो जीडीपी में दोस्तों 40% ही लिस्टेड कंपनियों का रोल होता है, राइट। बाकी 60% जीडीपी किधर से आती है? दूसरी जगह से। तो जो ये 40% जीडीपी दे रही है वो कंपनियों का मार्केट कैप आपके सामने है। जीडीपी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 260 लाख करोड़। तो टोटल इंडिया का सेल्स कितना, सारी प्रोडक्ट सारी सर्विस मिला के 260 लाख करोड़। मार्केट कैप कितना मिल रहा है इंडिया को? 280 लाख करोड़। बराबर है? उसमें से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने दोस्तों अभी 50 लाख करोड़ के मार्केट कैप का काम किया है। सो दैट्स ग्रेट। चलो हम देखते हैं ये 50 लाख करोड़ के मार्केट कैप का जो काम आप लोगों ने किया है इसमें कौन से सेक्टर आप लोगों ने कवर किए। पहले मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, अभी तक जितनी भी बैचेस हम लोग सिखाते हैं बैचेस में, मैंने कभी भी इतने सारे पैरामीटर साथ में देखने के नहीं दिए थे। मुझे डर लगता है कि शुरुआत में लोग समझ पाएंगे कि नहीं। तो मैं जनरली ये कहता था कि 4 साल का ग्रोथ देखो। कितना मैं देता था अभी तक सारी बैच को? 4 साल का ग्रोथ और करंट ईयर ग्रोथ। तो अभी तक की सारी बैच ने 5 साल के डेटा लेते थे और उनको 4 साल का ग्रोथ मिलता था। तो हमको एक मिड टर्म आइडिया आती थी, मिड टर्म इसको कहेंगे कि मिड टर्म में कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है। पर रियल सेंस में लॉन्ग टर्म जानना जरूरी है। मिड टर्म में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो तीनों चीज जरूरी है। लॉन्ग टर्म में सेक्टर कैसा है, मिड टर्म में कैसा है, करंट सिनेरियो अभी सेक्टर कैसा है। आप दोस्तों पहली बैच हो, मैंने डरते डरते आप लोगों को इतना लंबा डेटा निकालने को बोला। हाँ कितना? 2002 से 20 साल का डेटा। ओ माय गॉड। पर आप लोगों ने किया। तो जब जब मैं ये देख रहा था मेरे को लगता था यार मैंने क्यों नहीं सिखाया 2 साल से किसी। मैं सोचता था नहीं होगा, पर आप लोगों ने कर दिखाया। सही बात है कि नहीं चिंतन भाई? गलत तो नहीं कह रहा, राइट? तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो हम मुश्किल समझते हैं देखो लोग उसे आसान कर देते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। यस, हम प्राउड से कह सकते हैं कि अक्टूबर बैच के पास जो डेटा है वो सारे पीरियड का है। अक्टूबर बैच जानती है करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, मिड टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। हम इसका फायदा कैसे उठाना ये अभी हम देखेंगे। बराबर है दोस्तों? देखो जो हो गया उससे वैसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमें गाइडेंस देता है कि नहीं देता है। पास्ट देखेंगे तो हमें फ्यूचर का गाइडेंस मिलता है, पर अब हमें आगे फ्यूचर में बढ़ना है। तो आने वाले समय में दोस्तों आपके कौन से सेक्टर जबरदस्त दौड़ेंगे, उनके पीछे बहुत से लॉजिकल रीजन होते हैं, बहुत से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते वो होते हैं, पर उसके साथ एक बड़ा महत्व ट्रेंड का भी होता है, राइट। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड कैसी है और आपकी 50 लाख करोड़ की मार्केट कैप को कवर करता हुआ डेटा जो आप लोगों ने बनाया है ये मैजिकल, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों के डेटा में से हम बारी बारी हर एक से बात करेंगे, राइट। आपके डेटा को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सी गलतियां होगी, राइट। देखो हमने पहली बार किया है तो बहुत सी मिस्टेक की होगी, वो मिस्टेक्स पे हम लोग बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज पे बात करेंगे कि इसका कैसे फायदा उठाना है। तो एवरीवन इज रेडी? बराबर? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। पहली चीज ये जान लो दोस्तों कि अगर हमें सही में भारत की ग्रोइंग इंडस्ट्री जाननी है तो 50 लाख करोड़ नहीं 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप का एनालिसिस करना है।
50 लाख करोड़ मतलब आपने 80% इंडिया को पहचाना। कितना? 80% इंडिया को। अभी 80% बाकी है, वो भी देखना पड़ेगा, राइट। तो कोई बात नहीं, हमने ये जो सेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये एक वीक में हम कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, राइट। कितने सारे पूरे भारत के सेक्टर, चलो कर भी लिया तो दिमाग में थोड़ी ना घुसेंगे सब सेक्टर, सब कंपनियां थोड़ी पता चलेगी, तो थोड़ा टाइम चाहिए। आई एम प्रिपेयर्ड इन एडवांस मेंटली कि हम 2 वीक लगाएंगे। ये हफ्ते में हम लोगों ने 18% काम किया, नेक्स्ट वीक हम दूसरी कंपनियों पे काम करेंगे। ऑलराइट, मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग अपने आप को म्यूट मोड पे रखिएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और हाँ, क्वेरी हो तो हैंड रेज कर देने का, क्वेरी कभी मन में रहनी नहीं चाहिए, बराबर है। वैसे मैंने आपकी जितनी भी क्वेरी आने वाली है उसी के एपिसोड बनाए, राइट। तो आपकी हर क्वेरी का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है, पर अभी हो सकता है बहुत सी कठिनाइयां हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो भी बोल देने के, नो नीड टू वरी। ऑलराइट, सो कम ऑन, आई एम मूविंग फर्दर। यहाँ पे ये डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। कैसे अलग अलग प्रकार से? देखो, अभी आपके डेटा में 170 सेक्टर है ना, सारे सेक्टर आ गए। ये 170 सेक्टर को हम ABCD वाइज भी ले सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, कौन से सेक्टर में ज्यादा कंपनियां हैं, तो मैं ये सेट टू ए कर दिया। तो जितने सेक्टर पे आपने काम किया है उसमें 219 कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल पे है, यानी NBFC में बहुत ज्यादा कंपनियां हैं। गॉट इट? अभी तक आपके डेटा में सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे ज्यादा कंपनियां कौन सी है? NBFC, राइट। अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, कितनी कंपनियां? 150 कंपनियां। ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट 131। तो ये पूरी लाइन है, राइट। पर ये देख के हम क्या करें? इससे अच्छा है और एक मोड पे हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको Z2A कर देता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने जितने सेक्टर पे काम किया उसमें आपके डेटाबेस के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? यस प्लीज, या यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, विच इज द लार्जेस्ट सेक्टर एज पर योर वर्क। अच्छा, किरीट कुमार जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? कीर्ति कुमार जी, क्लियर नहीं है? आप म्यूट मोड पे हो सर, हाँ अनम्यूट कीजिए ना कीर्ति कुमार। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। या बाकी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर कि डिस्टर्बेंस आ रहा है? सर आ रही है, आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है। आ रही है ना? अच्छा, पहले नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम था क्या? नहीं, क्लियर आ रही थी पहले। ओके ओके, कीर्ति कुमार जी, कुछ प्रॉब्लम होगा लगता है आपके यहाँ पे, नेट का कोई इश्यू तो नहीं है ना? राइट, कोई बात नहीं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। यस, ये जो सेक्टर है आपके डेटा के हिसाब से, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, किसने लिखा है? विनीत भाई परख, राजकुमार जी, वीरेंद्र प्रसाद। ओके, तो आप लोगों ने जो डेटा बनाया उसके हिसाब से आपकी बात बिल्कुल सही है, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट को सबसे बड़ा मार्केट कैप मिलता है। पर यह बात सही नहीं, क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया है। इसलिए IT कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर, जो कि इंडिया का लिस्टेड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्टर है, राइट। अगर आप बैंक देखो, प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक को मिला दो तो बैंकिंग भी सबसे बड़ा है, पर हम दोनों को अलग अलग देखेंगे दोस्तों। तो आपका IT कंसल्टिंग सबसे बड़ा है, बैंकिंग बड़े सेक्टर में आती है। और आप असल में भी देखो तो देखो, सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट कंपनियां कहां से आ रही? यही से आ रही है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन प्राइवेट में? TCS, है ना। तो यही सब कंपनियां बड़ी है, वो सही बात है, पर अभी हमें उस पर काम करना पड़ेगा। अधूरा डेटा है तो अधूरा ज्ञान मिलेगा कि भाई सीमेंट बड़ा है, राइट। इसको जैसे हम पूरा करेंगे तब हमें पता चलेगा रियल में सबसे बड़ा मार्केट कैप इंडिया को कौन देता है। तो मैं आपके सेक्टर के हिसाब से अभी आगे बढ़ता हूं। जो डेटा आपने डाला उसके हिसाब से सीमेंट इज योर लार्जेस्ट सेक्टर विद मार्केट कैप ऑफ 7 लाख करोड़, बराबर ना? 7 लाख करोड़ का धंधा। आपके डेटा के हिसाब से टोटल टर्नओवर 53,000 करोड़ का है। नहीं 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 नहीं, प्रज्ञेश भाई ने डेटा बनाया ना। प्रज्ञेश भाई 50,000 करोड़ नहीं हो सकता है, कुछ गड़बड़ है इसमें। उतना तो अल्ट्राटेक का ही है ना। फिर देखो, अंबुजा का धंधा होगा, ACC का होगा, श्री सीमेंट का होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। लेट मी चेक इट। चलो हम सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रज्ञेश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि हम बातचीत कर सके, इफ यू आर देयर इन द मीटिंग। लेट मी चेक। शायद प्रज्ञेश भाई मीटिंग में नहीं लग रहे, नो प्रॉब्लम, लेट अस चेक इट। कि प्रज्ञेश भाई का जो डेटा है वो ये कहता है
कि मार्केट कैप कितना है, 7 लाख करोड़। तो बात बिल्कुल सही है। सब लोग प्लीज ध्यान देना इधर, एवरीबॉडी प्लीज फोकस। एज पर दिस डेटा, विच इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट? यस प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन। सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी कौन सी है इंडिया की, ये लिस्टेड स्पेस में से? अल्ट्राटेक, एब्सोल्युटली राइट, अल्ट्राटेक। तो ये डेटा आपका कहता है अल्ट्राटेक का मार्केट कैप अपनी जो सेकंड कंपनी है ग्रासिम, उससे करीबन दुगना है। और दोस्तों समझ लीजिए कि ग्रासिम जो है वो सीमेंट की कंपनी नहीं है, राइट? तो फिर ये क्यों सीमेंट में है? ग्रासिम इज नॉट अ सीमेंट कंपनी, बराबर ना? ग्रासिम तो केमिकल का कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसमें कई अलग अलग सेक्टर आते हैं। फिर ग्रासिम सीमेंट में कैसे आ गए, या कौन इस पे रोशनी डाल पाएंगे? यस प्लीज, जो कहना चाहे अपने हैंड रेज कर सकते हैं। व्हाई ग्रासिम इज इन सीमेंट? ऐसा बहुत से सेक्टर में होगा, तो अपने को पता चल जाना चाहिए इधर ऐसा है इसलिए, बराबर ना? यस राजकुमार जी कहिए सर। यस प्लीज। सर ये जो ग्रासिम है एक्चुअली अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है। बिल्कुल सही बात है सर, इट इज राइट। तो अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है, लेकिन सीमेंट में क्यों है यहाँ पे? उसका धंधा तो कुछ और होगा। सीमेंट में इसलिए है क्योंकि इसका अपनी होल्डिंग भी है, तो इसको यहाँ से भी रेवेन्यू आता है और प्रॉफिट आता है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। राइट, सही बात है सर आपकी। तो इसका मतलब होगा कि फिर केमिकल में भी ग्रासिम होगा। हाँ, अगर हम ये चीज को मान के चल रहे हैं तो फिर केमिकल में भी होना चाहिए ग्रासिम। बराबर है। राजकुमार जी के लिए ताली हो जाए। गुड, वेरी गुड लॉजिक्स। सही बात है राजकुमार की कि ग्रासिम अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है दोस्तों। तो ग्रासिम को मोर देन 50% टर्नओवर किधर से आता है? अल्ट्राटेक से आता है। देखो ये केमिकल में नहीं होगी, राइट? कोई भी एक कंपनी बीएससी में कोई एक सेक्टर में ही होती है, तो वो मल्टीपल जगह पे नहीं। बीएससी क्या देखता है कि भाई उसको मेजर टर्नओवर कहां से आता है। अगर ग्रासिम को मेजॉरिटी टर्नओवर अगर सीमेंट से आता है तो वो सीमेंट में, जब पहले ये केमिकल में आता था टर्नओवर तो केमिकल में थी, राइट? तो ग्रासिम को हम सीमेंट की कंपनी नहीं मानेंगे, सिर्फ होल्डिंग कंपनी है, राइट? आदित्य बिरला फैशन, मतलब कई अलग अलग कंपनियां ग्रासिम के नीचे है, पर सबसे बड़ी कंपनी कौन ग्रासिम की? इसी से पता चलता है अल्ट्राटेक है ना। अल्ट्राटेक ग्रासिम का हुक्म का इक्का है। होगी ग्रासिम के कई अलग अलग कंपनियां, और सबसे बड़ी उनकी है अल्ट्राटेक। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो इसीलिए ग्रासिम है यहाँ पे। हम मानेंगे क्योंकि चलो ग्रासिम का नाम है, और हम मेंटली क्या मान लेंगे कि ग्रासिम को हम गिनेंगे नहीं सीमेंट, बराबर है? जब हम आगे एनालिसिस करेंगे तब ये मानेंगे ग्रासिम धंधा नहीं करेगी वैसी सीमेंट, हम अल्ट्राटेक को ही गिनेंगे। सो एज पर दिस डेटा, इफ अल्ट्राटेक इज नंबर 1 एंड वी आर नॉट गोइंग टू काउंट ग्रासिम, तो इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अंबुजा, राइट? अंबुजा सीमेंट। फिर आती है श्री सीमेंट, ना एसीसी सीमेंट, फिर लाइन लगती है, बराबर? तो यहाँ पे समझना होगा कि ये अल्ट्राटेक को क्यों 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। मार्केट कैप समझ गए ना अभी सब लोग कि मुझे अल्ट्राटेक खरीदनी है तो मुझे 2 लाख करोड़ चाहिए पूरी अल्ट्राटेक खरीदने के लिए, राइट? और मुझे अंबुजा चाहिए तो मुझे 1,14,000 करोड़ चाहिए। सर इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हम अल्ट्राटेक और ग्रासिम का दोनों का मार्केट कैप ऐड कर दें? हाँ, तब नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूं आपको। ग्रासिम के नीचे अल्ट्राटेक, तो अल्ट्राटेक सब्सिडरी हुई। अल्ट्राटेक का जो धंधा होता है वो कितना गिना जाता है ग्रासिम में? जितना ग्रासिम का स्टेक है अल्ट्राटेक। तो ऑलरेडी अल्ट्राटेक का मार्केट कैप और सेल्स तो ग्रासिम में ऐड हो गया, फिर हम वापस से ऐड करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे ना? ओके, राइट? तो दोनों को अलग ही रखना पड़ेगा हमें। पर अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि अल्ट्राटेक को क्यों 2 लाख करोड़ और अंबुजा को क्यों खाली 1 लाख करोड़? क्यों इसको खाली लाख करोड़ और क्यों उसको 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है दोस्तों? एसीसी को खाली 47,000 करोड़, जबकि हकीकत की बात यह है कि जो लोग बरसों से शेयर बाजार में होंगे वो जानते होंगे कि एसीसी एक जमाने में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आती थी, और अल्ट्राटेक तो पैदा नहीं हुई थी, राइट? तो एसीसी और गुजरात अंबुजा ये दोनों ही निफ्टी 50 में एक जमाने में थी और बरसों से थी। अभी ये लोग नहीं है, ये निफ्टी से आउट हो गए क्योंकि दूसरी कंपनियों ने इनकी जगह ले ली, राइट? पर मुझे कौन बताएंगे उसका कारण?
कि ऐसा क्यों कि अंबुजा एसीसी एक जमाने में निफ्टी में थी, आज वो निफ्टी से बाहर है और अल्ट्राटेक को इतना ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है। यस प्लीज। सेल्स इंक्रीज हो रही है इसलिए। बिल्कुल सही। देखो विनीत भाई ने भी यही लिखा है, विनीत पराखर जी ने, कि क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ गई होगी या बढ़ रही होगी। तो चलो सेल्स का डेटा देखते हैं। राइट, सेल्स हमारे लिए एक दीवार डंडी होती है, मतलब हमें बताती है कि कौन सी कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है। देखो सीमेंट में होगी इतनी सारी कंपनियां, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज इन सीमेंट, पर ये कंपनियों का महत्व क्या है? क्योंकि अगर आप देखो तो ये कितना हुआ टोटल 70% टर्नओवर तो खाली टॉप की 4 कंपनी मिलके दे रही है। तो 4 कंपनी मिलके 70% मार्केट कैप, बाकी 50 कंपनी मिलके खाली 30% मार्केट कैप। मतलब ये 50 कंपनियों में दम नहीं है जो ये 4 कंपनियों में है। दमदार कौन है यहाँ पे? लीडरशिप क्वालिटी किसमें? ये 4 में। ये चारों को थोड़ा हम देखेंगे आगे। चलो सेल्स देखते हैं। देखिए 2002 में अल्ट्राटेक का सेल्स नहीं लिखा है इन्होंने। राइट, क्यों नहीं लिखा होगा? देखो इन्होंने तो ग्रासिम का धंधा लिखा, अंबुजा का लिखा, श्री सीमेंट, एसीसी। राइट, पर अल्ट्राटेक का क्यों नहीं लिखा है? वो टाइम पे था ही नहीं अल्ट्राटेक का धंधा। अल्ट्राटेक असल में थी ही नहीं। आपको पता होगा एलएनटी ने एक सीमेंट की कंपनी बेच दी थी अपनी। राइट, एलएनटी सीमेंट, उसी को इन लोगों ने खरीदा था। तो इनका अस्तित्व लेट आया, पर ये जबरदस्त एग्रेसिव थे। पीछे बड़ा ग्रुप था, बिरला ग्रुप। तो ये ग्रुप ने कंटिन्यू फंड इन्फ्यूज किया और ये आगे बढ़ते चले गए। और जो जो कंपनियां बंद होती गई, होता है ना कि आप यहां से आज से गाड़ी चालू कर रहे हो, आने वाले समय में बहुत बार खराब समय आता है। पूरे समय में कंपनियां बंद हो जाती है बहुत सी। तो जो कंपनियां बंद हुई उनको ये लोग खरीदते चले गए। तो अल्ट्राटेक ने ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों प्रकार से ग्रोथ करके आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। राइट, हम देखते हैं सचिन भाई में अभी आपका हैंड रेज मैंने देखा है, जस्ट अभी हम लोग बात करते हैं। तो हियर यहां पे अल्ट्राटेक और सबका देखो टर्नओवर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों 2022 में, मतलब लेटेस्ट लास्ट ईयर, अल्ट्राटेक का टर्नओवर कितना था? 53,000 करोड़। ग्रासिम को हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि ग्रासिम में ये 52 करोड़ में से जितना स्टेक होगा वो तो ऐड हो ही गया। राइट, तो ये 95,000 करोड़ इसलिए है क्योंकि उसमें अल्ट्राटेक, वी विल नॉट काउंट ग्रासिम। तो ग्रासिम के बाद आता है आपका अंबुजा, उनका टर्नओवर कितना है? 19,000 करोड़, 29,000 करोड़। तो सबसे बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी कौन सी है दोस्तों? हमने मार्केट कैप तो देखा, पर सेल्स सबसे ज्यादा दोस्तों कौन करता है इन द सीमेंट वर्ल्ड? यस प्लीज, अगेन चैट बॉक्स इज ओपन, आप लिख सकते हो। कौन है खिलाड़ी नंबर 1 धंधा करने वाला? अल्ट्राटेक, एब्सोल्युटली। तो अल्ट्राटेक का जबरदस्त ग्रोथ, और इसीलिए आज अल्ट्राटेक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है सीमेंट की। वो एक सबसे बड़े नेशनल प्लेयर है। तो जब ये सीमेंट की कंपनी अगर 53,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, ग्रोथ है, देखो कितना ग्रोथ है देख लो सीमेंट में। आप लोगों ने बढ़िया डेटा निकाला है। पिछले 10 साल से ये लोग 11% कगार से बढ़ रहे हैं, 5 साल से 13% कगार, और इस साल 18% कगार। तुम ये मान सकते हैं करीबन 12% का ग्रोथ अल्ट्राटेक ने दिखाया है। लेट मी चेक इट, इन्होंने बराबर किया है कि नहीं, मैं जस्ट देख लेता हूं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, डन। राइट, तो इनका ग्रोथ जो है, इससे ये पता चलता है कि अल्ट्राटेक अगर आज 50,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं खरीदूंगा और फिर इनका धंधा ही बंद हो जाएगा। है ना, बहुत लोग कहते हैं यार पीयूष भाई मैंने शेयर लिया ना, फिर ये कंपनी नीचे आ गई। उनको लगता है अपने लेने के बाद कंपनियां चलने ही नहीं वाली। ऐसा नहीं है। अल्ट्राटेक हम नहीं थे तो भी 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ पहुंची है। और आने वाले समय में भी दोस्तों, आने वाले समय में भी आप देखोगे अल्ट्राटेक का ग्रोथ। ये इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी खाली 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। हमें ये कहना चाहिए दोस्तों, भारत में और इंफ्रा बढ़ना है। एवरेज इंडियन, एवरेज सिंगापुरियन, एवरेज यूएस, एवरेज चाइनीज से काफी कम सीमेंट यूज करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रा पे स्पेंडिंग अब तक कम होता था। राइट, इंफ्रा का सबसे बड़ा स्पेंडर गवर्नमेंट भी होता है, कंज्यूमर भी होते हैं हम सब लोग। देखो लोगों की इनकम कम होगी तो कम स्पेंड करेंगे,
तो ये 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, पर जैसे जैसे भारत बढ़ेगा, हम 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होंगे, तो आपको नहीं लगता है कि सीमेंट की कंपनियां भी यहां से 3-4 गुनी हो जाएगी? है ना, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर बनता है यार इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी का, राइट? तो इनका ग्रोथ है, इसीलिए इनको कुछ मिल रहा है मार्केट के। दोस्तों अंदाजा लगाओ, 50,000 करोड़ के टर्नओवर पे लोग कितना खर्चने को तैयार है? 2 लाख करोड़। यानी धंधे से कितना ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है? यस प्लीज, मैंने जो बोला समझ में आया ना? सेल्स के मुकाबले कितना ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है अल्ट्राटेक? यस प्लीज, या करेक्ट, 4 टाइम्स, 4 गुना। क्यों? हो सकता है निवेशकों को भरोसा हो कि अल्ट्राटेक और धंधा कर पाए, प्रॉफिट बढ़िया रहेंगे, तो मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। अब ये इसको कंपेयर करो जरा, सब लोग ध्यान देना इधर जरा। ग्रासिम का धंधा अल्ट्राटेक से बड़ा है, भले जहां से अलग अलग जगह से आता हो, पर दोस्तों ये लोग करीबन लाख करोड़ का धंधा करते हैं, है ना? तो जो ज्यादा धंधा करता है, ज्यादा बड़ा, वो तो बड़ा खिलाड़ी हुआ। पर इसको मार्केट कैप कितना मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टर कितना पैसा देते हैं ग्रासिम? खाली 1 लाख करोड़। ऐसा क्यों? हु कैन एक्सप्लेन? अगर अल्ट्राटेक को 4 गुना मार्केट कैप इन्वेस्टर दे रहे हैं, 50,000 पे 2 लाख करोड़, तो ग्रासिम को तो यार 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनता है। Why less? Yes, who will explain? Yeah, again, chat box is open, but dependent on other company, mainly on Ultratech. विनीत भाई आपने लिखा है ये सब चीज ओके, कुछ हद तक बराबर है, या क्या कह रहे हो प्रज्ञेश भाई? प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक रोल होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का, राइट? अगर कंपनी की प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, तो इन्वेस्टर को पता है मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, उसको मार्केट कैप ज्यादा मिलेगा। पर यहां पे हमने कहीं प्रॉफिट लिखा नहीं है, तो आज हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। ग्रासिम में दूसरी कई कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग भी है, बराबर ना? जैसे वोडाफोन कैसी है, कितने समय से लॉस करती जा रही। तो ग्रासिम को कुछ नीचे खींच रहा है, कुछ उनकी फाइनेंशियल फर्म्स है जो लॉसेस कर रही है, राइट? तो ग्रासिम के निवेशकों को पता है भाई ये लाख करोड़ का धंधा करता होगा, पर सब प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट होता है, तो हम क्यों इसको दे मार्केट कैप? तो इसी से समझ में आता है दोस्तों, व्हेन यू वॉच सेल्स विथ मार्केट कैप, दिस रिलेशनशिप टेल्स यू वेरी गुड स्टोरी। एक डेप्थ स्टोरी आपको पता चल सकती है अगर आप धंधे को मार्केट कैप से कंपेयर करो, बराबर कि नहीं? नाउ प्लीज वॉच इट हियर, प्लीज वॉच इट। और जो कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे ये कौन है? गुजरात अंबुजा, 30,000 करोड़ का धंधा, देखो उसको भी कितना मिल रहा है, करीबन 4 गुना मार्केट कैप मिला कि नहीं, राइट? यस, अंबुजा डेब्ट फ्री कंपनी है, और अब तो ये किनके हाथों में आ चुकी है? दौड़ते घोड़े के हाथ में, अदानी ग्रुप, जिसको ग्रोथ करना तो जबरदस्त आता है, राइट? तो मार्केट कैप जब आप देखो, ये डेटा हमने यूं ही नहीं डाला, ये डेटा को थोड़ा देखने का कि यहाँ क्या है। एक कंपनी है यहाँ पे, जस्ट लेट मी वॉच इट, श्री सीमेंट, राइट? कितना धंधा है उनका? 15,000 करोड़। कितना मार्केट कैप मिल रहा है? 84,000 करोड़ का, राइट? सब लोगों को करीबन 3-4 गुना मार्केट कैप मिल रहा है, 5-6 गुना, या अंदाजे से नजदीक उसके सब लोग होते हैं। अगर कोई कंपनी को ज्यादा मार्केट कैप मिले, तो हम समझ सकते हैं हो सकता है ये कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा। देयर इज प्रोबेबिलिटी कि कुछ है वो कंपनी में जो उसको ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है। इन्वेस्टर पागल नहीं होते, बराबर ना? तो यहां पे हमने सीमेंट इंडस्ट्री देखी दोस्तों, हमने ये देखने का प्रयास किया कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। अगर ये आने वाले समय में इंडिया 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाता है, तो कौन सी कंपनियां बड़ी बनेगी? कौन अभी लीडर है? ये दूसरी कितनी कंपनियां हैं? अब देखो ये सब कंपनियों का मार्केट कैप ये वर्तमान 5 करोड़ का, 5 करोड़ का मार्केट कैप। मतलब हो सकता है कि आप जहां पे जॉब कर रहे होंगे या आपके गली में कोई कंपनी होगी, उसका हो सकता है कि वैल्यूएशन इनसे ज्यादा हो, पर टिप ज्यादातर ऐसी कंपनियों की चलती है। अरे 7 रुपए की कंपनी ले लो ना यार, है ना? क्या जाएगा आपका? ये नीचे वालों में बहुत ज्यादा आने का नहीं, अफवाह है, अफवाह कि छोटी कंपनियां बहुत दौड़ती है। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनियां बहुत दौड़ती है। जो ग्रोथ करेगा, जो आगे बढ़ेगा, वो दौड़ेगा, चाहे लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप। जो ग्रोथ नहीं करेगा, चाहे स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, उसको कोई नहीं पूछेगा।
बराबर है। तो नीचे की कंपनियों का दोस्तों कोई मोल नहीं है धंधे में ना मार्केट कैप में। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यही कंपनी कल जाके ले लो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि जब मैं सेक्टर देखूं मेरा फोकस किधर होना चाहिए। अगर अल्ट्राटेक का, अंबुजा का, श्री सीमेंट का धंधा गिरेगा ना तो पूरे सेक्टर पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि इनका 70% रोल है। और ये कंपनियां बंद भी हो गई ना, उससे सीमेंट सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका कोई वेटेज ही नहीं है, 0.02%। क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो ऐसी कंपनियों को ध्यान में रखो जिनका वेटेज है, जिनका वजन पड़ता है। ऑल राइट। अभी सचिन भाई ने हैंड रेज किया हुआ था, क्या सचिन भाई? मुझे एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपने बोला जैसे ग्रासिम है जो कि अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है, करेक्ट। तो अभी इसमें मार्केट कैप जो है, ठीक है, अल्ट्राटेक की हम लोग बोल रहे हैं 2 लाख और इसका 1 लाख करोड़ है। तो हम जब 7 लाख नीचे बोल रहे हैं टोटल, तो ये डुप्लीकेट हुआ ऐसा नहीं होता है क्या, या कैसे कंसिडर? नहीं, डुप्लीकेट हुआ मतलब क्या बोले आप, वापस रिपीट करो। मतलब अल्ट्राटेक में ऑलरेडी, ग्रासिम में ऑलरेडी अल्ट्राटेक है, हाँ बराबर है। तो वो 7 लाख में हम फिर से जब काउंट करते हैं तो ये डुप्लीकेट ऐसा, मतलब फिर से वो अमाउंट ऐड हो गया ऐसा मुझे वो क्वेरी था मेरा। नहीं, क्या होता है, असल में ग्रासिम का मार्केट कैप ज्यादा होना चाहिए, ग्रासिम का सेल्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, देखो सेल्स तो ज्यादा है ही ग्रासिम का अल्ट्राटेक से, तो वो बात सही है, लेकिन मार्केट कैप ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्ट्राटेक जो है वो जितना प्रॉफिट करती है उसमें से मान लीजिए 40% स्टेक ग्रासिम का है, तो अल्ट्राटेक में से कितना प्रॉफिट ग्रासिम के पास जाएगा? 40%, बराबर है। पर दूसरी जो कंपनियां होगी वो मिलके अगर -30 कर देती है तो ग्रासिम के पास बचा क्या? ओनली 10, राइट। तो ग्रासिम की प्रॉफिटेबिलिटी अल्ट्राटेक जैसी नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग नीचे खींचते हैं, तो उसको मार्केट कैप नहीं मिलेगा, भले ये पेरेंट कंपनी होगी तो भी। क्लियर है सर? हाँ, लेकिन मुझे ये था कि मतलब हम लोग ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख इसका अल्ट्राटेक में कंसिडर कर रहे हैं, और ग्रासिम इसका पेरेंट कंपनी होने की वजह से ऑलरेडी उसके अंदर वो अमाउंट काइंड ऑफ मतलब आ गया, या ऐसे हम बोलते हैं क्या, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कैसे कैसे रहता है मतलब मार्केट? अल्ट्राटेक का जो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ना, उसमें से कुछ हिस्सा ग्रासिम में आ गया। मतलब अगर अल्ट्राटेक नहीं होता तो ग्रासिम का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ नहीं होता, क्योंकि ग्रासिम का धंधा इतना नहीं होता, और इसी वजह से मार्केट कैप भी उसका डाउन, बराबर। पर ग्रासिम में अल्ट्राटेक है तो ये अल्ट्राटेक के मार्केट कैप का भी उसको फायदा मिलता है, राइट। जैसे अगर किसी को वो ये सोचता है कि मुझे पूरी ग्रासिम खरीदनी है, तो उसको ग्रासिम कितने में आएगी? 1 लाख करोड़ में, राइट। पेरेंट है तो भी वो अल्ट्राटेक लेने जाएगा, कितने में आएगा? 2 लाख करोड़। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी कंपनी 2 लाख करोड़ में मिल रही है, बड़ी कंपनी लाख करोड़ में मिल रही है? वो इसलिए है क्योंकि ग्रासिम के साथ आपको बहुत सी लायबिलिटी दी जाती है जो आपका नीचे खींचता है, बराबर ना? ऑलराइट, यस। तो यस, राजकुमार जी आपकी भी कोई क्वेरी है, कहिए सर। सर ये क्वेश्चन है, जैसे आप ये सेल्स और मार्केट कैप को कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो इसमें मेरे को ये जानना है कि आप सिर्फ सेल्स और मार्केट कैप का कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसमें मेरे को एक्चुअली डिफरेंस जानना है। हाँ। मेरे को बार बार वो कर रहा है कि मार्केट कैप और सेल्स में डिफरेंस क्या है। जैसे अभी आपने बोला, अभी जैसे आपने जवाब दिया कि मार्केट कैप मतलब कि अगर किसी को कंपनी खरीदनी है तो वो इतने रुपए देके खरीद लेगा, बराबर। बट फिर आप सेल से भी कंपेयर कर रहे हो उसको, जैसे आपने कंपैरिजन दिखाया, राइट। तो इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैप इंपॉर्टेंट है या सेल्स है? राइट। और एक्चुअली हमें मेरे को ये अभी भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि अगर मेरे को कोई 4th क्लास के बच्चे को समझाना हो या 2nd क्लास, मार्केट कैप क्या है, राइट, अभी भी मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि किसी को ये लेमैन को ये नहीं समझ आता कि अभी वो सीख रहा है और वो बोल रहा है कि मैं खरीदने जा रहा हूँ, इतने में मैं खरीद सकता हूँ। बराबर, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, बराबर ना राजकुमार जी। जैसे धीमे धीमे दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे ना, वैसे थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आई, राइट। पर अभी के लिए ये मान लो कि ये कोई कंपनी लिस्टेड ही नहीं है सर। देखो, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसका मार्केट कैप पता चलेगा अपने को? नहीं चलेगा पता? नहीं चलेगा। तो मार्केट कैप शब्द कब आता है? लिस्टिंग के बाद।
बराबर ना, क्योंकि वो लिस्टेड हो गई तो अभी लोग उसको खरीद पा रहे, बेच पा रहे, तो लोग देख के खरीदते और बेचते हैं। ये तो हम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं कि चलो एक माहौल में आके ले लिया, और जो बड़ा बाइंग सेलिंग होता है ना वो देख के होता है। अब जब मार्केट कैप नहीं है तो हमारे पास क्या है, सेल्स है, जो कंपनी धंधा कर रही है, प्रॉफिट है, राइट। अब यहाँ पे एक कंपनी है एसीसी नाम की, जो करीबन 4,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। कितने का सर? 4,000 करोड़ का टर्नओवर। कुछ प्रॉब्लम है लगता है यहाँ पे, एसीसी के केस में कुछ गलत लिखा है, क्योंकि 4,000 करोड़ का टर्नओवर एसीसी का हो नहीं सकता है, राइट। तो अपन एग्जांपल बदलते हैं, ये 4,000 करोड़ का वो नहीं, श्री सीमेंट का 15,000 करोड़ का टर्नओवर है। अब आप मान लो ये कंपनी खरीदने को चाहते हो कि भाई मेरे को श्री सीमेंट पूरी खरीदनी, और आपकी कंपनी से बातचीत चल रही है कि भाई आप खरीदोगे, तो खरीदने के समय आप क्या क्या देखो? कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो सब हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे राजकुमार जी? यस देखेंगे। अगर उसकी बहुत ज्यादा एसेट होगी तो उसको अच्छे वैल्यूएशंस मिलेंगे, राइट। पर वो सब एसेट काम की क्या? कंपनियों की जो एसेट होती है वो धंधा करने के लिए होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी देने के लिए, राइट। तो जितनी भी एसेट्स होगी, जितनी ज्यादा एसेट्स उतना ज्यादा क्या होगा, ये सेल्स। कंपनी का क्या टारगेट होता है? मैं ज्यादा से ज्यादा धंधा करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करूं। इसीलिए जनरली कंपनियों का सेल्स देखा जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। एक कंपनी जो 500 करोड़ का साल का टर्नओवर करती है और दूसरी कंपनी जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो क्या दोनों का राजकुमार जी प्लांट एक जितना होगा? नहीं, अलग अलग होगा। दोनों की एसेट अलग अलग होगी। ये 5,000 की कैपेसिटी रखता है और ये खाली 500 की, राइट। तो जितना सेल्स ज्यादा उतना वो कंपनी का कैपेबिलिटी ज्यादा। अब दूसरी चीज पे मैं आता, राइट। मान लीजिए कि जो कंपनियां हैं सीमेंट वाली, उनके 10% जितने मार्जिन होते हैं, अंदाजे से कह रहा हूं खाली, तो 5,000 करोड़ वाली कंपनी का प्रॉफिट अंदाजे से कितना होगा राजकुमार जी? 10% के हिसाब से 500 करोड़, ऑलराइट। और ये 500 करोड़ वाली का कितना होगा? 50 करोड़, राइट। अब जब आप कंपनी खरीद रहे हो तब आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे हर साल 500 करोड़ मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी इतना धंधा कर रही है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। आने वाले समय में ये जितना धंधा बढ़ेगा उतनी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो मुझे श्योरिटी है कि चलो 500 करोड़ हर साल मिलना है। ये वाली कंपनी में कितना मिलना है हर साल आपको? 50 करोड़। तो ऑब्वियस है जो कंपनी 50 करोड़ आपको हर साल कमा के देने वाली है उसकी एक वैल्यूएशन अलग हो, जो 500 करोड़ कमा के देने वाली है उसकी एक वैल्यूएशन हो, राइट। जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है तो वैल्यूएशंस निकलवाने पड़ते हैं। ये कंपनी यार 500 करोड़ कमा के दे रही है, चलो कितने में खरीद? ध्यान से मेरे को सब लोग जवाब देना। 500 करोड़ जो हर साल कमा के दे, हो सकता है 20-25 साल तक सीमेंट चलने वाला है, तो क्या ये कंपनी मुझे 500 करोड़ में मिल सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। फिर तो पूरी दुनिया आ जाएगी लेने को, लो रखो 500 करोड़ और हर साल के 500 करोड़ ले जाओ। हाउ इट इज पॉसिबल? तो कमाई के हिसाब से एक मल्टीप्लीकेशन होता है और उससे उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है। अंदाजे से 20-25 गुना भाव होता है सर। कितना? 20-25 गुना। अगर आपको 500 करोड़ जो हर साल कमा के दे ऐसी कंपनी चाहिए, अंदाजे से 20 गुना भाव देना पड़ेगा, क्योंकि आज का 500 करोड़ कल 5,000 करोड़ भी पहुंचने वाला है, बराबर सर। तो कंपनी के वैल्यूएशन डिपेंड होते हैं सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर, राइट। अब ये कंपनी तो लिस्टेड है, तो लिस्टेड है तो अपने को वैल्यूएशन करने की जरूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रिफ्लेक्ट करता है कि अल्ट्राटेक को 2 लाख करोड़ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। ये जेके लक्ष्मी को 8,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। क्यों? इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है? लो है, राइट सर। तो आप मार्केट कैप को ये समझो लेमन लैंग्वेज में कि मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं कितनी कीमत दूंगा, और वो जो खरीदूंगा उसकी मैं गुणवत्ता तो देखूंगा कि नहीं। तो गुणवत्ता के आधार क्या हुए? धंधा, प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी, बराबर सर। थोड़ा क्लियर हुआ राजकुमार जी?
यानी आप इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि मार्केट में मान लो किसी के पास एक घर है और वो घर को बेचना चाहता है, उसकी अपनी वैल्यू निकालना चाहता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि वो अपने पूरे एसेट कैलकुलेट करेगा, तो उसमें ये भी देख लेगा कि ये भी है मेरे मार्केट कैप, ये भी है, तो मेरे ऐसा ही है, वो ये देखना चाहेगा कि उसकी अकाउंट में कितनी वैल्यू है। कुछ प्रॉपर्टी होती है, देखो उनकी रेंटल इनकम बहुत अच्छी होती है, राइट। मतलब एक प्रॉपर्टी है जो कह रहा है मैंने तो एसबीआई को रेंट पे दिया हुआ है और मेरे को ये 2 लाख का भाड़ा हर साल आता है, हर महीना आता है, वो जब बेचने निकालेगा ना उसको वैल्यूएशन अलग मिलेगी, और कोई वही सेम प्रॉपर्टी उसकी जितनी होगी उसको कम वैल्यूएशन मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन मार्केट कैप यहाँ पे एक चीज पे डिपेंडेंट है, वो है प्राइस। अगर प्राइस नीचे गिरता है तो मार्केट कैप भी हमारा नीचे जाएगा। बराबर है, तो प्राइस किस पे डिपेंड है? लेकिन प्रॉफिट पे। प्राइस यानी मार्केट कैप, राइट। आपका जो मार्केट कैप बोलो या प्राइस बोलो, ये सब डिपेंड है सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर, बराबर। हम देखेंगे लेकिन आगे ये काम कैसे करता है, राइट, कैसे कनेक्टेड है वो पता चलेगा धीरे धीरे आपको। ओके, दीपक सोनावने जी, या कहिए सर। दीपक भाई आपने हैंड रेज किया हुआ। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये सीमेंट की कंपनियों में इनका रेट इतना फ्लक्चुएट क्यों है? कौन सा रेट? प्राइस श्री सीमेंट का 23,000 है, अंबुजा का 500 रुपया है, राइट, और अल्ट्राटेक का 6, 6.5। यानी जनरली क्या होता है कि आगे पीछे होता है, मगर इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है ना सर। देखो जो भाव होते हैं, भाव ये डिपेंड किस पे होते हैं? प्राइस डिपेंड होती है। ये कैसे बनती है प्राइस इसकी? ये डिपेंड होती है नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। किसके ऊपर? नंबर ऑफ शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, राइट। अभी हम लोग एक कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी हम यहाँ पे फॉर्म ओपन करते हैं, जो दीपक भाई और राजकुमार ये दोनों मिलके ये कंपनी ले रहे हैं। तो इसके पार्टनर कितने हुए सर? 2। कितने हुए? 2। दीपक भाई राजकुमार जी की एक कंपनी हमने यहाँ पे बनाई, तो 2 पार्टनर है। मान लीजिए ये लाख, इस बार हमने लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो दोनों के हिस्से में कितना कितना जाएगा? 50,000, बराबर है। 50,000 कमा रहे हो तो उसकी कीमत 50,000 जैसी हो। अभी दूसरी बात सुनिए मेरी, मीटिंग में कितने लोग हैं अभी? अपनी ये मीटिंग में करीबन 30 लोग हैं। तो हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, सब लोग यार एक काम करो ना, थोड़ा थोड़ा सबका शेयर रखो। ये मीटिंग में 30 लोग हैं हम, और 30 लोगों की कंपनी प्रॉफिट तो उतना ही कर रही है, लाख। अब एक जन के हाथ में कितना आएगा बोलो? 50,000 आएगा? नहीं 50,000 तो समझ लो सर, जितने ज्यादा शेयर होल्डर, उतने नंबर ऑफ, जितने ज्यादा शेयर होल्डर, जितने ज्यादा शेयर, सॉरी, उतना कम भाव। ओके, और जितने कम शेयर होल्डर उतना ज्यादा भाव। इसको भी हम बाद में क्लियर करेंगे, बराबर है सर? ये क्लियर हो जाएगा, पर अभी उसका समय आया नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने सीमेंट में थोड़ी रोशनी डाली, और ये डेटा हमें कहता है कि सीमेंट ग्रोइंग है, इनके धंधे बढ़ रहे हैं। यहां पे इस साल जब पूरी दुनिया मंदी में है, नेगेटिव ग्रोथ में है वर्ल्ड, तब भी सीमेंट की कंपनियां 20% के ग्रोथ में है। तो ध्यान रखो दोस्तों, सीमेंट पे ध्यान रहना चाहिए अपना। ये डिमांडिंग सेक्टर है, राइट। डिमांड यहाँ पे अच्छी है, इसको भूलने का नहीं, बराबर। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लिस्ट नहीं बना रहे, हम लिस्ट बनाएंगे सारी डिमांडिंग इंडस्ट्रीज का, ताकि हमारे ध्यान में रहे। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को याद रह जाना चाहिए, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी सीमेंट में? जेके लक्ष्मी सीमेंट, बराबर ना? जेके लक्ष्मी, अल्ट्राटेक, बराबर। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने सीमेंट का डेटा देखा, सीमेंट के बाद आपके इस लिस्ट में आता है ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों, ये भी एक बड़ा सेक्टर है। 5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करीबन 100 कंपनियां है। कितनी? 100। देखो, सीमेंट की जो कंपनियां हैं उनमें से कुछ कंपनियां एक ब्रांड होती है। देखिए, आपने ऐड देखी होगी, श्री सीमेंट की क्या कहते हैं? सबसे महंगा नहीं, सबसे अच्छा बंगुर सीमेंट, ऐसा कुछ है ना उनकी ऐड। ब्रांड है, अल्ट्राटेक ब्रांड है। तो ब्रांडेड चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऑटो इक्विपमेंट की जो कंपनियां होती है दोस्तों, ये खुद ब्रांड नहीं होते। ब्रांड होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। मतलब मारुति ब्रांड है, टाटा मोटर है, इन सब की गाड़ियां हम लोग देखते हैं, पर उसमें कौन से पर्चे लगे हुए हैं वो शायद नहीं पता होगा। तो ये ओईएम को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, तो ये ऑब्वियस है ज्यादा कंपनियां यहाँ पे होती है।
राइट दोस्तों, एक मिनट है, ये 52 किधर से आया मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। हम लोग जो देखने गए वो तो भूल गए। कंट्रोल सी, 2022 किधर है? इधर है। ओके, देखो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है ना यहाँ पे, राइट। तो यहां हमको क्या कर देना पड़ेगा? सेल्स में इज इक्वल टू, हम सीमेंट में गए और वो वाला डेटा हम सिलेक्ट कर देते हैं 2 लाख करोड़ वाला, राइट। देखो आ गया यहाँ पे 2 लाख करोड़। अभी बराबर है कि चलो सीमेंट की कंपनियां, हमने 6 कंपनी ध्यान में ली, वो मिलके 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है और सबको मिलके 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है, राइट। वैसे ऑटो कंपोनेंट, आयरन एंड स्टील, राइट। ऑटो कंपोनेंट में कंपनियां कोई एक दो ध्यान है? कौन सी कंपनियां होगी? एमबी मंसूर जी, या सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? जी सर। क्या हम देख ही लेते हैं? थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके वहां से, कारण सर ट्रैवलिंग अभी आ रहा है ना सर? ईयरफोन लगाया हुआ है सर आपने? जी ईयरफोन है सर। उसको निकाल दो ना, फिर भी आएगी क्लियर आवाज। हेलो, अगर मोबाइल पे हो। एक लैपटॉप और मोबाइल दोनों होगा? नहीं एक ही है सर। अभी आ रहा है सर? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है मंसूर जी, नाउ इट्स ओके। सर आपने जब ये सेक्टर का एनालिसिस किया तो आपको कौन सी अहम जानकारियां मिली, बता सकते हो सर? अहम जानकारी में तो ऐसा लगा सर कि इतनी सारी कंपनियां मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऑटो कंपनी, राइट, लॉट्स ऑफ कंपनी, बहुत कंपनियां हैं, बहुत सारी, राइट। फिर इसमें एक ये मदरसन सुनी का, तो सर मैंने नाम सुना था, लेकिन बॉस के बारे में मुझे ऐसा था बैक ऑफ द माइंड कि वो शायद कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है और वो फील्ड में था। लेकिन थोड़ा बॉस के बारे में भी देखा मैंने, फिर पता चला कि ये ऑटो एंसिलरी में भी आती है, ऑटो कंपोनेंट में आती है। फिर ये टिमकेन इंडिया का नाम भी सुना था। एक्चुअली यहाँ पे जो इसका स्क्रिप्ट नेम है TI इंडिया, इसका पूरा टिमकेन इंडिया, इसको रिसर्च किया या ना, इसको देखने के बाद पता चला कि ये टिमकेन इंडिया। ये लेकिन टिमकेन इंडिया नहीं है सर। हाँ सॉरी, ये टिमकेन नहीं है सर। हाँ, वो टिमकेन तो दूसरे सेक्टर में आएगी। टिमकेन मेटल की कंपनी हुई ना, ये कौन सी है? मुरुगप्पा ग्रुप की। देखो बहुत ही फेमस कंपनी है। एक मिनट, क्या नाम है सर? ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बढ़िया कंपनी है। ये असल में होल्डिंग कंपनी है, राइट। जैसे अभी हमने ग्रासिम की कैसी बात की, वैसे ये भी एक होल्डिंग कंपनी है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, देखो कितनी सारी यहाँ पे कंपनियां हैं, राइट, बहुत सी। ये सबको मिलके 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। पर कुछ कंपनियों का मार्केट कैप कितना है? बिल्कुल 200-300 करोड़ का, है ना। एकदम कम मार्केट कैप है, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं। पर यहाँ पे सबसे बड़े मार्केट कैप में कौन सी कंपनी आती है? मदरसन, बॉश। तो मदरसन वैसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सर, ऑटो पार्ट्स, राइट। बॉश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, शेफलर, उनो मिंडा, सोनाकोम्स, मदरसन सुमी वायरिंग, ऐसे कई, पूरा आपके पास पूरा लिस्ट आया, राइट। अगर हम इन लोगों का, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, इन लोगों का टर्नओवर देखें, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि बड़ी कंपनियां इतनी सारी है, कौन कैसा टर्नओवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सर, आपने बहुत कम डेटा डाला हुआ है, कुछ और कंपनी के भी डेटा डालने पड़ेंगे, इतने से आइडिया नहीं आएगी, बराबर है सर जी। जितना डेटा डाला उतने में मैं बता दूं कि मदरसन का टर्नओवर कितना है सर? 80,000 करोड़। तो एक बड़ा टर्नओवर वाली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी ऑटो पार्ट्स। अभी मदरसन का 63,000 करोड़ का टर्नओवर, पर मार्केट कैप 50,000 करोड़, और बॉश खाली 12,000 करोड़ का टर्न, उसका भी मार्केट कैप इतना। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हाँ, ऐसा क्यों? कोई कारण सर? मेरे ख्याल से अभी जो डीमर्जर हुआ है। डीमर्जर हुआ है, सही बात है आपकी। मदरसन में से मदरसन वायरिंग का ये निकल गया, 26,000 करोड़ बाकी था इनका, तो भी मतलब 75,000 करोड़। पर ये तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप खाली 11,000 करोड़ पे मिल रहा है बॉश को, क्यों ऐसा होगा? ओके, कौन गाइड कर सकते हैं सर को?
यस एनीबॉडी? हु विल हेल्प? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। देखो बॉश जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कौन सी है? बॉश इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनियां दोस्तों भारत में बरसों से धंधा कर रही है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में है पर वो अपने देश में तो बरसों से है। तो मल्टीनेशनल जनरली डेप्ट फ्री होती है, उन पे डेप्ट नहीं होती है। जबकि ये 100 साल से धंधा कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, इनको आता है प्रॉफिट कैसे करना, राइट? तो मल्टीनेशनल कंपनियों का मार्केट कैप अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके इन्वेस्टर को पता है कि मेरे को प्रॉफिट जो मिल रहा है वो कंसिस्टेंट मिल रहा है। तो सब लोग इस बात पे ध्यान देना दोस्तों, आप जो भी इंडस्ट्री पे काम करोगे आपको कुछ मल्टीनेशनल मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी की खूबी क्या? डेप्ट फ्री, तगड़े मार्जिन, एकदम टॉप क्वालिटी। पर उसका ड्रॉबैक भी होता है। और वो ड्रॉबैक क्या है मल्टीनेशनल कंपनियों का? देखो मदरसन बॉस के बाद बाजार में आई। बाजार में मतलब धंधा इन्होंने बॉस के बाद चालू किया इंडिया, पर फिर भी धंधा बॉस से ज्यादा करने लगे। तो इंडियन कंपनियां आप देखोगे अलग अलग सेक्टर में मल्टीनेशनल से ज्यादा धंधा करने लगी है। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि मदरसन दुनिया भर में माल देता है, वो इंडियन मल्टीनेशनल है। तो जो अलग अलग कंट्री में इन्होंने अपना धंधा फैलाया, इनको इंडिया में बैठे बैठे सब जगह का धंधा मिलता है। तो अगर हम मदरसन में इन्वेस्ट करते हैं, हमको इंडिया का फायदा नहीं है, हमको पूरी दुनिया का फायदा है। वो सब धंधा हमारे में गिना जाता है। तो ग्रोथ इंडियन कंपनी अच्छा करती है, राइट फ्रेंड्स? लेट मी रिपीट, मल्टीनेशनल कंपनियों का ग्रोथ लिमिटेड होता है क्योंकि वो सीमित एरिया में काम कर रहे हैं। वो जो अमेरिका में धंधा करेगी उसका अपने को कोई फायदा नहीं। और दोस्तों इंडियन कंपनीज में अगर हम निवेश करते हैं हमको दुनिया भर का फायदा मिलता है, क्योंकि अब हमारे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया भर में जा रहे हैं, बराबर है? तो इतना याद रखने का, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एनी मल्टीनेशनल। तो चलो अभी ज्यादा काम नहीं है, जब पूरा होगा नेक्स्ट वीक तब हम इसमें थोड़ी और बातचीत करेंगे, बराबर? अभी मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं। ऑलराइट, ये जो सेक्टर है ये ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमोबाइल खुद थोड़ा मंदी में था 5-1 साल से, तो इसको भी इफेक्ट होगी, बराबर है? आयरन एंड स्टील पे काम किया है निकुंज परीख ने। यस निकुंज भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। निकुंज भाई, ओके। हाँ बोलिए। निकुंज भाई, आयरन एंड स्टील, पेंट, होल्डिंग कंपनी, आपने काफी कंपनियों में काम किया। तो जब आयरन एंड स्टील पे काम किया आपको क्या जानकारी मिली सर? मेरे को एक्चुअली पहले टाटा स्टील से तो मैं एक्चुअली होल्ड करता ही हूँ। ओके। तो ये कंपनी में मेरे को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने आयरन स्टील का पहले अच्छे से काम किया है उसमें। बराबर है, राइट। पर आपको इसमें से कंक्लूजन क्या मिला? उसमें से मेरे को अच्छा जानने से मिला कि ये इस सेक्टर में मेरे को JSW स्टील का जो फ्रंट का है वो मेरे को नहीं मालूम था। ओके ओके, राइट। तो देखो सबसे बड़ा मार्केट कैप सर पूरी इंडस्ट्री में किसका है? JSW स्टील। JSW स्टील का, राइट। लोगों को ऐसा है कि टाटा स्टील का मार्केट कैप सबसे बड़ा, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मार्केट कैप स्टील में JSW स्टील का है। तो उसका कारण क्या होगा? कारण देखना पड़ेगा हमें। ऐसा क्यों? ये नहीं हो सकता है, राइट? तो अपन धंधा देखते हैं। मैं सेल्स में आया तो सर सेल्स JSW का कितना है? ये 80 नहीं सर, ये रहा, देखो यहाँ पे। ओके 147। ओके, तो हम कह सकते हैं सर कि JSW स्टील 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, बराबर सर? अभी आज हमने जितनी कंपनियां देखी उसमें कोई भी कंपनी आपने लाख करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा वाली देखी? अभी जितने सेक्टर की हम बात कर रहे थे, नहीं, कोई नहीं थी। नहीं। और ये JSW स्टील 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, मतलब एक बड़ी कंपनी है सर। हाँ, राइट। पर टाटा स्टील का टर्नओवर कितना है? 243। 2.5 लाख करोड़। तो ये तो एकदम अमेजिंग है। इतना सारा टर्नओवर 2.5 लाख करोड़, और JSW का उससे काफी कम, 1 लाख करोड़ कम। फिर भी सर दोनों का मार्केट कैप क्यों एक जितना? ये नहीं होना चाहिए, बराबर ना? फिर ऐसा क्यों सर? ऐसा तो समझ में नहीं आया फिर। राइट। देखो टाटा स्टील टाटा ग्रुप की कंपनी है, सब अच्छा है, लेकिन जैसे अभी हमने ग्रासिम की बात की कि बहुत सी लायबिलिटी है जो नीचे खींचती। टाटा स्टील बहुत वर्षों तक इन्होंने लॉसेस किए, तो इन्वेस्टर को पता है कि यहाँ पे
यूरोप में और बहुत जगह पे लायबिलिटी इतनी है कि कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कर पाती। अच्छा। इस वजह से उनको मार्केट कैप कम मिलता है। और जेएसडब्ल्यू जो अपनी इंडियन कंपनी है, टाटा स्टील भी इंडियन है, पर जेएसडब्ल्यू का ये जो धंधा है ये अपना डोमेस्टिक धंधा है सर, इंडिया का बिजनेस है, राइट। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब पिछले 20 सालों में इन्होंने खाली 2 बार लॉस किया है। कितनी बार? 2 बार लॉस। और टाटा स्टील ने 20 में से 10 साल लॉस। अच्छा। तो इन्वेस्टर तो होशियार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरे को किधर कंसिस्टेंसी मिलेगी, किधर नहीं मिलेगी। ओके ओके। तो ये डेटा के आधार पे निकुंज भाई हम कह सकते हैं कि मार्केट कैप खाली सेल्स पे डिपेंड नहीं है, और किस पे डिपेंड है? प्रॉफिटेबिलिटी पे, है ना, जो भी हमने नहीं देखे। ओके। राइट, क्योंकि अगर सेल्स पे डिपेंड होता तो टाटा स्टील का मार्केट कैप ज्यादा होता, ज्यादा है। हाँ, नहीं है, बराबर ना? ओके। राइट। तो सर आपके डेटा के हिसाब से सबसे बड़ी असल में टाटा स्टील धंधे में, मार्केट कैप में जेएसडब्ल्यू स्टील। टोटल कितनी कंपनियां है सर आपके पास? देखो काफी कंपनियां है स्टील में, है ना। और ये जो नीचे की सब कंपनियां है, इनका मोल कितना? देखो मैं सब टोटल करता हूं, नीचे की सारी कंपनियां, ये सब मिलके 16% होती है। कितनी? 16%। इनका कंट्रीब्यूशन खाली 16% है। और ये 3 कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 84 हुआ सर। 80 प्लस। तो अगर मैं स्टील में निवेश करूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टील कंजप्शन बढ़ेगा। तो मेरे को जो कंट्रीब्यूटर है 84% उधर ध्यान देना चाहिए, कि जो कंट्रीब्यूटर नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है सर, उधर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए वही चेक करने के लिए मैंने पूरा सब सेक्टर का पूरा चार्ट तैयार किया। मैंने देखा, बहुत मेहनत किया सर आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन देखो मैंने तो कहा था इतना ही देख, लेकिन आपने पूरा काम किया तो कितनी लर्निंग मिली होगी कि आप देखते होगे बहुत से लोग ये अंकित स्टील के पीछे पड़े हुए हैं, ये वीजा स्टील के पीछे। तो मेरे को इतने लोग पूछते हैं सर मेरे पास वीजा स्टील है, क्या करूं? अब देखो ये हजार करोड़ का टर्नओवर, मतलब ये लोग एक रीजन में काम करते हैं सर, कोई एक स्टेट में, तो इनको रिस्क होता है। हमें नेशनल प्लेयर पे ध्यान देने का, ताकि कोई स्टेट में प्रॉब्लम हो, मान लो इलेक्शन आए और महीना कोई धंधा नहीं, बराबर, तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट, कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अगर हम रीजनल में होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। राइट सर। तो हमेशा हर एक इंडस्ट्री में ध्यान रखो कि कौन बड़े बड़े खिलाड़ी, हमारा ध्यान वो बड़े खिलाड़ियों पे होना चाहिए। अच्छा। राइट सर। ओके। एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। सर मैं कह सकता हूं कि स्टील इंडस्ट्री, मतलब आयरन एंड स्टील ग्रो कर रहा है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है? क्यों? हाँ, मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा है ग्रो? इनके धंधे बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। देखो ये रहा, बढ़िया ग्रोथ है सर, एकदम 20% का ग्रोथ है। हाँ। यहाँ सब मानेंगे कंपनियां और बड़ी होगी। स्टील की कंपनी 5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचनी चाहिए। राइट। और एक देखो यहाँ पे और एक अहम चीज, अभी हमने एक बात सीखी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होगी, मल्टीनेशनल कोई सेक्टर में, उसकी क्वालिटी है कि वो डेब्ट फ्री होती है, तो वो एक अच्छी निशानी है, हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा। और उनका ड्रॉबैक है कि वो बढ़ेगी नहीं, तो हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। वैसे ही एक और सेक्टर होता है, एक और आइडेंटिटी होती है, और वो है सर गवर्नमेंट आइडेंटिटी। अच्छा। हर एक सेक्टर में अगर आपको दिखे कहीं कोई गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंपनी दिख रही है, आप ये दिखिए, सेल है ना, सेल। अब ये जो सेल है, ये एक जमाने में निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी थी, 20 साल पहले सबसे बड़ी कंपनी। ये वो जमाना था जब प्राइवेटों को इतना बिजनेस करने का मौका नहीं था, और लाइसेंस राज जो हम कहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं थी बिजनेस करने के लिए, आपको बहुत प्रोसेस में से निकलना पड़ता था। तो गवर्नमेंट की कंपनियों की बोलबाला थी। फिर जब प्राइवेट ने स्टार्ट किया धंधा, धीमे धीमे गवर्नमेंट कंपनियां बाजू में होंगी। राइट। अभी आप सेल देखो, इनको मार्केट कैप कितना मिल रहा है? सब लोग दोस्तों ध्यान देना इधर, कितना मार्केट कैप है? 341, 34,000 करोड़ सर, है ना, इधर 34,000 करोड़। राइट। अब इनका धंधा कितना है? 51, 1 लाख करोड़ है सर, ये रहा। ओके, है ना, लाख करोड़। 1 लाख कैसे हो सकता है सर? अभी हमने देखा अल्ट्राटेक को 4 गुना मार्केट कैप मिल रहा है,
श्री सीमेंट को 6 गुना मिल रहा था, ये आपकी JSW स्टील 1.5 लाख करोड़ पे उसको उतना ही मार्केट कैप मिल रहा है। और ये स्टील अथॉरिटी जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो लाख करोड़ का धंधा करने के बावजूद क्यों उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है? अच्छा, आप खाली टीवी पे टिप सुनोगे, BTST में देखोगे, पर ये माल लेने जैसा नहीं होता है। देखो दिख रहा है क्यों ऐसा? निकुंज भाई, बड़ी लर्निंग है ये। प्रॉफिटेबिलिटी कम है इसकी, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, एक तो वैसे कहा जाता है कि सरकार को बिजनेस करने का राइट नहीं है, मतलब उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ध्यान बिजनेस में नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। और जब ऐसा हुआ, प्राइवेट कंपनीज आई, तो प्राइवेट कंपनियों ने जबरदस्त ग्रोथ किया और उल्टी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। खर्च करो, 1991 में अगर हमें सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता, हमने नहीं रखा होता, हम प्रॉब्लम में नहीं आते, तो आज भी सब गवर्नमेंट ही कंपनियां होती और प्राइवेट होता कोई पूछता नहीं। तो एम्प्लॉयबिलिटी किधर से लाते? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता तो कहां से मिलती नौकरियां? और आज इतनी सारी कंपनी बढ़ी हुई है। और गवर्नमेंट की जो ये सेल है, इसकी सबसे कम कंसिस्टेंसी है, ना प्रॉफिट करती है। इसमें 20 साल में मुश्किल से 5-6 साल प्रॉफिट किया होगा, तो ना प्रॉफिटेबिलिटी है, खर्चे ही खर्चे होते हैं, तो कौन इन्वेस्टर इसमें पैसा डाले? दूसरा, ये एग्रेसिव होते हैं क्या प्राइवेट जैसे? क्या लगता है आपको? क्या ये लोग टाटा या JSW जैसे एग्रेसिव होंगे? नहीं। देखो, इनको बैठा बैठाया धंधा मिलता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, पहली प्रायोरिटी ये होती है, फिर भी इनका ग्रोथ नहीं होता है। तो इन्वेस्टर तो होशियार है, वो ये गवर्नमेंट प्राइवेट की दफा में नहीं पड़ेंगे, उनको पैसा चाहिए। मैंने पैसा डाला, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, इधर नहीं मिलेगा पैसा गवर्नमेंट। और इसीलिए ये एक जमाने की निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी आज टॉप 100 में नहीं, इतनी दूर फेंका दे, क्योंकि दूसरी कंपनियों को मौके मिले, वो आगे बढ़े। बराबर है सर? ओके। तो जब तक हो, गवर्नमेंट कंपनियों में थोड़ा रिस्क रहता है, ये ध्यान देके चलना पड़ेगा। ओके, तो नाउ आई एम मूविंग फर्दर, मैं और आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला गवर्नमेंट में प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं है हर एक में प्रॉब्लम है। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट ही करना चाहिए, वहां पे प्राइवेट को मौके नहीं होते, देने भी नहीं चाहिए। कॉम्प्लियंस रिलेटेड कुछ सेक्टर होते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट भी डालना पड़ेगा पैसा, राइट। पर जहां पे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग या अलग सेक्टर हो, वहां पे गवर्नमेंट नहीं कर चलेगा, राइट। अच्छा सर, हाँ जी, कहिए सर। राजकुमार जी, आप हैंड रेस कर दीजिए, ओके, हैंड रेस कीजिए, मैं मौका मिलने पर आपको 100% कहूंगा। बराबर है? अभी कहिए सर। सर, आप यानी ये कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट आइडेंटिटी वाली कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी नहीं होती है, सेल्स उतने उनके ग्रो नहीं करते, तो फिर हम क्यों इन्वेस्ट करें? अच्छा, यही एक एक्सेप्शन है गवर्नमेंट आइडेंटिटी का कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली में नहीं करना, या नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। देखो, कुछ जगह जैसे अभी CDSL जैसी कंपनियां हैं, राइट, वहां पे तो वही होंगे, क्योंकि उनको ही राइट है, वो ड्यूओपोली कंपनी, NSDL और CDSL ही हमारा डेटा रखते हैं, हमारे शेयर रखते हैं, राइट, वो दूसरों को नहीं दे सकते, वहां पे आपको उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट ही होगी। बाकी आप बोलो कि मैं रियल एस्टेट में मैं खाली गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं ऑटो में इन्वेस्ट करूंगा, तो काम नहीं बनेगा। बराबर है? ओके, डन सर। या अभी हम यहाँ पे पेज पे आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके डेटा के हिसाब से, सुधीर भाई मैं 2 मिनट आपको कहता हूँ, राइट, ये जो डेटा है इनके हिसाब से अगर हम हायर की में बढ़े तो पेंट एक बड़ी इंडस्ट्री है। देखो, ये भी वर्षों पुरानी, आजादी के समय से पेंट इंडस्ट्री इंडिया में है, तो ये भी निकुंज भाई ने डेटा बनाया हुआ है। चलो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, राइट, लेट मी ओपन पेंट। और तब तक या सुधीर भाई की कोई क्वेरी थी? यस, कहिए सुधीर भाई। या सर, अभी हम जो देख रहे हैं इसमें प्रॉफिट और मार्केट कैप, वो दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से वो देख रहे हैं, मतलब उसमें अभी प्रॉफिट मार्जिन का जो चैप्टर है वो अभी हमारा बाकी है, ऐसा कुछ है? वो तो भी आगे बढ़ेंगे सर, अभी हमने प्रॉफिट देखा ही नहीं है किसी का, अभी हम खाली धंधा देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे, प्रोबेबिलिटी देख रहे कि शायद प्रॉफिट ज्यादा होंगे। हम चेक उसको बाद में नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओके। और एक है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, वो दूसरे दोनों में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है? ओके, देखो सर, ये जैसे एशियन पेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट, अभी लोग वर्षों से धंधा कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड अलोन इनका धंधा क्या है? पेंट बेचते हैं, राइट। तो इनका मेन बिजनेस पेंट का, ये लोग पेंट का धंधा करते हैं। कल इनको ऐसा लगा कि यार जो केमिकल हम लाते हैं दूसरों से, चलो ना अपन ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक सब्सिडरी कंपनी बना देते हैं जो
केमिकल बनाती है, एक तीसरा उन्होंने कुछ में चालू कर दिया, नीचे इनके बहुत सी दूसरी कंपनियां बन जाती, राइट। कंसोलिडेटेड मतलब सब उनकी कंपनियों का मिलके टर्न, स्टैंड अलोन मतलब खाली और खाली उनके मेन बिजनेस का टर्नओवर, मेन कंपनी का टर्नओवर, राइट। तो हमें किससे मतलब होगा सुधीर भाई? कंसोलिडेटेड से, क्योंकि हमने पूरी कंपनी में पैसा लगाया, बराबर है सर? ओके, थैंक यू। तो अभी ये पेंट इंडस्ट्री है, वापस में निकुंज भाई को रिक्वेस्ट करूंगा ये अपने आप को अनम्यूट रखे और जरा मुझे जानकारी दे कि ये पेंट इंडस्ट्री है और पेंट इंडस्ट्री को धमाकेदार बनना है, क्योंकि लोग बहुत कलर कराने वाले, अभी तो घरों पैसा नहीं है तो कम करते, अभी 5-6 साल पे नंबर लगता है घर में कलर करने का, टाइम आएगा देखो 3-3 साल में लोग कराएंगे, हर दिवाली पे कराएंगे, पैसा होना चाहिए खाली, राइट। तो निकुंज भाई क्या मिला आपको पेंट सेक्टर में, कुछ खास बातें बता सकते हो? पेंट सेक्टर में अभी ग्रोइंग कंपनी जब से ग्रोइंग ज्यादा है सब। अच्छा, देख लेते हैं। ओके, देखो बढ़िया ग्रोथ है एकदम, 16% 16% से अगर कंपनी बढ़ेगी तो देखो, इसीलिए आपकी ये जो कंपनी है 30,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, खाली 1,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, हाँ। सर देखो मैंने आपका ही डेटा देखा, राइट। जब हमने निवेश किया तब इनका धंधा करीबन 6-6.5 हजार करोड़ था। मैं सोचता था कि भगवान करे ऐसा ना हो मेरे आने के बाद धंधा बंद हो जाए, ये 12,000 करोड़ गया ना तो भी मजा आ जाए, डबल धंधा। देखो ये कितना करने लगी, 12 नहीं 30,000 करोड़ पहुंची है, 30,000 करोड़, राइट। तो ग्रोथ इनका बहुत अच्छा है। अब चलो ग्रोथ हमने देख लिया, अच्छा है। दूसरा क्या यहाँ पे हमको नजर आ रहा है पूरे सेक्टर में? कंपनियां कितनी है निकुंज भाई? 7 राइट। तो ये 7 कंपनीज लिस्टेड है, हम कह सकते हैं। वैसे इंडिया में बहुत सी पेंट की कंपनियां हैं, छोटी अनऑर्गेनाइज कंपनी काफी है। ऑर्गेनाइज प्लेयर में सबसे बड़ी ये कुछ कंपनियां लिस्टेड है, और इसमें भी सर एशियन पेंट ऐसी कंपनी है जो सब मिला लो, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, करीबन 40% टर्नओवर एशियन पेंट अकेला करता है, मतलब राजा है इसका। कुछ हम कहते हैं ना, बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो अपने सेक्टर की किंग होती है, मतलब मैं एक तरफ बाकी सब लोग दूसरी तरफ, राइट। देखो वो अपने को इधर भी रिफ्लेक्ट होता है। मार्केट कैप कितना है सर एशियन पेंट का? 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़। जो दूसरे नंबर की कंपनी है बर्जर पेंट, उसका कितना है? 60,000 करोड़। तो मतलब बर्जर पेंट जितना भी ग्रोथ करे वो कभी एशियन पेंट को छू नहीं सकती है, ह्यूज गैप है यहाँ। अगर ये गैप कम हो तो हम बोलेंगे कि चलो ये कंपनी उसको ओवरटेक करेगी, पर एशियन पेंट को टक्कर कोई मार सके आने वाले 10-15 सालों में, लिस्ट में कोई नाम नहीं है ऐसा यहाँ। नहीं, 5 गुना ज्यादा है, जाके वो लोग बैठे हुए, ह्यूज लीडरशिप। ऐसा क्यों, ये हम देखते हैं, राइट। देखो ये 2022 का धंधा सर, कितना टर्नओवर है एशियन का? 30,000 करोड़। और ये सब कंपनियों का मिलके, सबका मिलके 18,000 करोड़। हाँ बस 17-18,000। ऐसा कैसे हो सकता है सर? बर्जर ना कंसाई ना, कंसाई तो मल्टीनेशनल है, मतलब पैसा होता है इनके पास जबरदस्त, डेप फ्री, बढ़िया पैसा डाल के एक्सपांड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे ये हमसे ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, पर ये मल्टीनेशनलों को टक्कर दे रहे हैं। बर्जर मल्टीनेशनल, कंसाई, एक्सो, इंडिगो, शालीमार, पूरी लिस्ट ले लो, सब मिलके एशियन पेंट को नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर लोग पेंट में शालीमार पेंट के पीछे पड़े, क्योंकि इसका भाव कितना है? खाली 149, 150। 150 पे लेने का, 300 पे बेचने का, राइट। और वेल्थ इधर छुपी हुई है 3,000 वाला, क्योंकि जो क्वालिटी, जो लीडरशिप इनके पास है वो कहीं नहीं होती। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं जिससे क्वालिटी पता चल सकती है हमको। वैसे हम क्वालिटी के एपिसोड में देखेंगे। अभी ये साल एक बड़ा प्रॉब्लम आया है दुनिया भर में, वो क्या है? हम अभी कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सब लोग? इन्फ्लेशन। बहुत सही बात बताई सर आपने, इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम है अभी दुनिया भर में। तो इन्फ्लेशन में कीमतों के दाम बढ़ जाते हैं, तो जो कंपनियां होती है उनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये कंपनियां होशियार होती है, इनको पहले से पता है, एशियन हो, बर्जर हो या एक्सो हो, ये जानते हैं कि अब क्रूड के दाम बढ़े या रॉ मटेरियल के दाम बढ़े, मतलब ये साल अपने प्रॉफिट टूटेंगे। बराबर बात है कि नहीं? तो क्या करती है कंपनियां? दाम बढ़ाती है अपना। अब जैसे एशियन पेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में दाम बढ़ा दिए, तो उन्होंने दाम बढ़ाए, उनके प्रॉफिट कम टूटे। एशियन पेंट दाम बढ़ा सका
क्योंकि उसको पता था जब कोई दुकानदार के पास जाएगा, उसको याद नहीं है कि पहले कौन से भाव पे मिलती थी, और उसको ये पता है मेरे को एशियन पेंट चाहिए, तो कुछ चीजें ब्रांड के नाम से बिकती है, राइट। दूसरा सस्ता होगा तो भी वो नहीं लेगा अगर उसको वो पैसा खर्चे ऐसा हो तो ब्रांडेड कंपनियां दाम बढ़ा के प्रॉफिट में रह सकती, पर ये ताकत सब कंपनी की नहीं होती। दूसरी जो कंपनियां होती है जिनको वैसे भी मार मार के धंधा चलाना है, वो दोस्तों दाम कैसे बढ़ाएगी, तकलीफ वाला काम। तो ये साल हमने देखा सारी कंपनियां धराशायी क्योंकि सबके प्रॉफिट टूटे। एशियन पेंट अभी भी दोस्तों आपके 52 भी हाई के नजदीक चल रही है। ये होती है ब्रांड वैल्यू, राइट सर। तो ब्रांड के साथ रहेंगे, शांति से रह पाएंगे और बहुत आगे करेंगे सर। और इसका मार्केट कैप 75% है एशियन पेंट का, मतलब टोटल इंडस्ट्री का 75% खाली एशियन पेंट के पास। अभी इंडिगो पेंट का आईपीओ आया था, तो बहुत लोगों को ऐसा है कि इंडिगो पेंट ले लेते कल ये एशियन पेंट बनेगी, ऐसा नहीं होता है। क्या ये एशियन पेंट बन सकती है? टर्नओवर तो देखो आप कंपेयर करो, नो। दूसरा जो एशियन पेंट का मार्केट है उसको ये छू नहीं सकते। इनको कितने डिस्काउंट देने पड़ेंगे तब ये एशियन पेंट को मारेंगे। अगर डिस्काउंट देंगे तो मार्जिन टूटेंगे। तो इतना आसान नहीं होता है राजा को पछाड़ना, एक ब्रांडेड कंपनी को पछाड़ना। तो ऐसा जो भी आईपीओ आए उसके पीछे दौड़ेंगे, उसको ले लेंगे, काम नहीं बनेगा। वो खुलेंगे अच्छे क्योंकि छोटी इक्विटी की कंपनियां होती है, वो कमा के नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, स्टैंडर्ड चीजों में ही रहने का, बराबर है। यस कहिए राजकुमार जी, क्या? यस सर, आपकी क्वेरी है? यस पीयूष सर, एक्चुअली क्वेरी ये है कि अभी आपने बोला कि एमएनसी कंपनीज का ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होता है और डेब्ट फ्री होती है, लेकिन इंडियंस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होता है, बराबर है। ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि एमएनसी कंपनीज का ग्रोथ लिमिटेड होता है? ये बात तो, और जो डेब्ट फ्री की बात रही, तो ऐसा क्यों है कि एमएनसी कंपनीज डेब्ट फ्री रहती हैं और इंडियन कंपनीज नहीं रहती? देखो उसमें क्या है सर कि ये जैसे यहाँ पे आपके सामने कंसाइन एरोलेक है, ये अगेन कौन सी है? मल्टीनेशनल है। ये जापान की सबसे बड़ी कंपनी के पास पैसे ही पैसे है, ये इंडिया में डालेंगे टर्नओवर। इंडिया में अगर ये बिजनेस करेंगे तो इनको डेब्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, पैसा ही पैसा होता है ये वर्षों से। पर अपनी कोई कंपनी को खड़ा होना है ना इंडिया में, तो उसके पास पैसे नहीं होते सर, उसको पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है और वो डेब्ट ले लेके पैसे करके वो आगे बढ़ता है। क्योंकि इंडिया, हम 1947 में आजाद हुए, 1991 में प्राइवेटाइजेशन का चालू हुआ, हमने बहुत लेट धंधे में आए और ये सब लोग बरसों से खिलाड़ी बन चुके। तो उसके बेस पे मैंने बताया कि जनरली ज्यादातर आप देखोगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां डेब्ट फ्री, राइट, ज्यादातर, बराबर ना सर। ये केस में आप देखो एशियन पेंट और कंसाइन एरोलेक, कंसाइन डेब्ट फ्री है, जहां पे एशियन पेंट भी डेब्ट फ्री है क्योंकि ये लोग भी बरसों से अभी बाजार में है। ये इंडस्ट्री पुरानी है तो सब अच्छे है, कोई नई इंडस्ट्री होगी तो अपनी नई कंपनियां जनरली डेब्ट फ्री नहीं होती है, उनको टाइम लगता है। और ग्रोथ जो है ये आपके सामने है, देखो किसका कितना ग्रोथ है, ये 20 साल का डेटा। कंसाई ने कितना ग्रोथ किया सर और एशियन पेंट ने कितना ग्रोथ किया, राइट राजकुमार जी? अगर इनका धंधा 13% से बढ़ा होगा तो आपकी वेल्थ भी प्रोबेबिलिटी है 13% से बढ़ी। एशियन पेंट का धंधा 17% से बढ़ा है, प्रोबेबिलिटी है सर आपकी वेल्थ 17% से बढ़ी हुई। ये हम बाद में देखेंगे सही में कितनी बढ़ी है, राइट सर? तो सर आप यानी जो ये बोल रहे हो कि एमएनसी कंपनीज का ग्रोथ लिमिटेड होता है, बराबर, वो आप ये 10 ईयर और 20 ईयर के कगार की सेल्स के बेसिस पे बोल रहे हो? वही हुआ ना सर। देखो ग्रोथ किसको बोलेंगे, कितना धंधा किसका बढ़ रहा है। जिनके कम धंधे बढ़ेंगे उनको हम बोलेंगे कम ग्रोथ है। नहीं, पर आप ये हर सेक्टर के लिए बोल रहे हो या स्पेसिफिकली पेंट्स के? देखो पेंट तो मैंने खोला नहीं था, हमारी ये बात पहले हो चुकी थी। अभी पेंट ओपन है तो पेंट में ऐसा है। अब ज्यादातर कंपनियों में देखोगे ना तो मल्टीनेशनल में आपको यही प्रॉब्लम दिखाई देगी। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इनको लिमिटेड एरिया है इनके पास धंधा करने का। ये लोग खाली इंडिया में धंधा करेंगे। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है या ये लोग खाली इंडिया में टर्नओवर करेंगे, अपनी जो कंपनी है वो बाहर भी माल फेंकती है। तो हमें क्या है, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, दूसरी जो डेवलप कंट्रीज है ना, वहां का भी सर फायदा होता है। अच्छा ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन है मार्केट कैप से रिलेटेड एमएनसी का। अभी जैसे बॉश की बात हो रही थी, राइट, उसमें आपने बोला कि उससे पहले आपने एक चीज बोली थी, एक का आंसर दिया था
कि प्राइस इसलिए ज्यादा होता है कि इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें शेयर होल्डर कम होते हैं, राइट? हाँ बराबर है। और मार्केट कैप जो है वो प्राइस को मल्टीप्लाई करके बनता है। नहीं सर, आप वैसे मत गिनो अभी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉश, तो फिर बॉश के केस में तो उसमें आप ये कहना चाह रहे हो मार्केट कैप ज्यादा है तो उसमें शेयर होल्डर कम है? नहीं, मैंने मार्केट कैप का ऐसा नहीं बोला सर, मैं तो प्राइस की बात कर रहा था। प्राइस में ऐसा होता है कि जैसे एशियन पेंट का भाव 3,000 और यहाँ पे आप देख रहे हो कंसाई का भाव 445 445 है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इनके शेयर होल्डर कम होंगे एशियन पेंट के और कंसाई के ज्यादा हो, एक प्रोबेबिलिटी। ओके, तो पीयूष सर, ये बॉश एमएनसी कंपनी है या इंडियन कंपनी है? एमएनसी ना सर। तो सर वहां पे ऑटो में तो बॉश का ग्रोथ ज्यादा है सेल्स में, ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रोथ उनका नहीं है सर, आपने कहा ग्रोथ देखा? ग्रोथ ज्यादा नहीं है बॉश का, क्वालिटी अच्छी है सर, वो डेब्ट फ्री है, तो जो धंधा करती है उसका प्रॉफिट कर लेती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ओपन करेंगे वो शीट, या बता देता हूँ आपको। ये है ऑटो, ओके, इनका धंधा कितना है सर? 12,000 करोड़। ओके, यहाँ कितना था? 11,000 करोड़ 2017। अभी जस्ट अंदाजा लगाओ सर, 2017 में भी 11,000, अभी भी 11,000, कितना ग्रोथ है? 0%, राइट। अभी इसको दूसरी कोई भी कंपनी से कंपेयर करो, शेफलर, आपकी मदरसन कितना था? 43, अभी कितना है? 63, राइट। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी मल्टीनेशनल का ग्रोथ नहीं होगा, पर अब 90% देखोगे ना, मल्टीनेशनल ग्रो नहीं करेगी सर। अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम लोग वापस से यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, और हमने आज क्या सीखा दोस्तों? हमने थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप को रिलेट करने का प्रयास किया, राइट, को रिलेट करने का प्रयास किया। अभी हमारा काफी काम बाकी है। देखो कई सेक्टर हमारे बाकी है और कई लोगों से बात हमारी बाकी है। डिमांडिंग सेक्टर, ये यहाँ पे थोड़ा अपने को ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम पहली बार कंपनियों के नाम देख रहे होते हैं, पहली बार सेक्टर देख रहे होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। हम यही एपिसोड को नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बताए, यहाँ पे यहाँ कितनी फिगर आनी चाहिए? इतनी 280 लाख करोड़ होगा, तब हम मानेंगे कि ओके हमने 100% इंडिया का एनालिसिस कर दिया, राइट। अभी हमने कितना किया है? 18%, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, वो लोग जो बढ़िया कर पा रहे हैं, काफी सेक्टर उन्होंने ऑलरेडी किए हैं, वो प्रयास करें अगले हफ्ते और 2-3 सेक्टर करने का। और जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, बिल्कुल कोई सेक्टर नहीं किए हैं, आप लोग दोस्तों प्रयास करो कि हमारे पास और एक वीक है, हो सके उतने ज्यादा सेक्टर को लेने का प्रयास करके शुरू करो। कम से कम दोस्तों एक सेक्टर पे तो अपना रिसर्च होना चाहिए, बराबर है, तभी हम लोग वाइड वेराइटी ऑफ सेक्टर और कंपनीज देख पाएंगे, बराबर ना दोस्तों। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उतना लर्निंग मिलता है। कम एक्सपेरिमेंट कम लर्निंग, बराबर है सर। सो आई विल एक्सपेक्ट जब हम लोग नेक्स्ट वीक बात करेंगे तो हमारे पास और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बता दूं, निकुंज भाई ने यहाँ पे होल्डिंग कंपनी पे काम किया है, राइट। तो होल्डिंग कंपनी का ये डेटा हम नहीं निकाल सकते। देखो कितना ग्रोथ आ रहा है, निकुंज भाई ने बनाया 99% डी ग्रोथ, ऐसा हो सकता है? पर आया ना, हाउ इट इज पॉसिबल कि कंपनी अब 90% डी ग्रोथ कर रही है? ये हो ही नहीं सकता। पर वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो टेक्निकलिटी होल्डिंग कंपनी की होती है। तो होल्डिंग कंपनी के केस में हम लोग, ये मैं डिलीट कर देता हूं, ये ग्रोथ नहीं देखेंगे, राइट एवरीवन। क्यों होल्डिंग कंपनी में क्यों नहीं देखेंगे? यस, हम लोग मीटिंग क्लोज करें उससे पहले कौन मुझे ये एक्सप्लेन कर पाएंगे या एनीबॉडी, क्यों हमें होल्डिंग कंपनी का ग्रोथ या धंधा नहीं देखना चाहिए? धंधा भी नहीं देखना चाहिए, चलो डिलीट कर देते हैं। यस प्लीज, प्रयास करो, प्रयास। उनका अलग अलग कंपनी में होल्ड होता है सर, तो बराबर है सर, निकुंज भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, अलग अलग कंपनी में होल्ड होती है। पर चलो होल्ड है तो अच्छा है ना, हमें धंधा तो पता चलेगा। पर फिर भी धंधा नहीं पता चलेगा आपको, क्यों पता है? देखो मैं इसको ओपन करता हूं, ये मैंने होल्डिंग कंपनी ओपन की। हमें पता रहना चाहिए कि होल्डिंग कंपनियां कौन सी है, राइट। देखो ये प्योर होल्डिंग कंपनी है सब। हम ग्रासिम को भी होल्डिंग कंपनी कहेंगे, हम HDFC को भी होल्डिंग कंपनी कहेंगे, हम रिलायंस को भी होल्डिंग कंपनी कहेंगे, क्योंकि उनके नीचे बहुत सी कंपनियां हैं और उनका खुद का भी वजूद है, राइट। वो खाली होल्डिंग कंपनी नहीं है। यहां पे जो कंपनियां हैं ये प्योर होल्डिंग कंपनी है, जैसे बजाज फिनसर्व,
राइट। बजाज होल्डिंग, कामा होल्डिंग, एडलवेज, ये सब दोस्तों होल्डिंग हुई। होल्डिंग कंपनियों में ग्रोथ दोस्तों इसलिए नहीं देखने का क्योंकि होल्डिंग कंपनियों का खुद का धंधा होता नहीं, उनको सब्सिडरी से जो प्रॉफिट आता है, क्या कह रहा हूं, प्रॉफिट आता है, वो उनकी इनकम है। तो जो यहाँ पे धंधा दिख रहा है वो तो उनका सही में धंधा है ही नहीं, क्योंकि उनका खुद का कोई धंधा होगा नहीं, राइट। इसीलिए अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीक मना नहीं किया, मैं चाहता था कि आप लोग काम करो तो पता चले कि नहीं करने का है, और चलो ये किया तो आपको कंपनियां तो पता चले। देखो बजाज फिनसर्व होल्डिंग कंपनी है, बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग यानी क्या, ये है बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग खुद कुछ धंधा नहीं करती है, बजाज होल्डिंग के नीचे है बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो, राइट। ध्यान से देखना दोस्तों, बजाज होल्डिंग का खुद का काम कुछ भी नहीं, उसके नीचे दो कंपनी, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो। बजाज फिनसर्व के नीचे तीन कंपनी, कौन सी बताइए दोस्तों। बजाज फाइनेंस, वेरी गुड सर, बजाज फाइनेंस, इंश्योरेंस, एब्सोल्युटली राइट सर, बजाज लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज जनरल इंश्योरेंस। तो बजाज फिनसर्व के पास क्या आएगा, ये तीनों कंपनियों का कंबाइंड करके जो आएगा वो बजाज फिनसर्व। मतलब समझो, अगर आपको ये लगता है कि रिटेल फाइनेंस इंडिया में ग्रोथ करेगा तो आपको डायरेक्टली बजाज फाइनेंस ले लेना चाहिए। आपने बजाज फाइनेंस लिया, मतलब रिटेल फाइनेंस का फायदा उठाओ। पर आपको कोने में लगता है नहीं यार, रिटेल फाइनेंस के साथ लाइफ और जनरल भी बढ़ेगा, अब मैं यहाँ जाके लाइफ इंश्योरेंस की एक कंपनी पकड़ू, एक जनरल की कंपनी पकड़ू, इसे तो छोड़ो ना, अपन बजाज फिनसर्व भी ले लेते, तो तीनों कंपनी का फायदा आ गया, बराबर की नहीं। तो अगर आपके पास बजाज फिनसर्व है, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास फाइनेंस है, आपके पास इंश्योरेंस है। कितना क्लियर है दोस्तों, राइट। यस सर। तो ये होल्डिंग हुई इन तीनों की। अब बजाज होल्डिंग में बजाज ऑटो भी ऐड हो जाता है, राइट। तो आपने पिछले बहुत समय में देखा होगा कि ऑटो मंदी में था, तो ऑटो मंदी में था और मेरे पास बजाज होल्डिंग थी, तो मेरे को ऑटो नीचे खींचेगी, ये सब ऊपर खींचेगा, परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। इससे तो अच्छा है बजाज फिनसर्व होता तो ज्यादा पैसे कमाते बजाज होल्डिंग से भी, सही बात है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से फाइनेंस भी बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगा, जनरल बढ़ेगा, ऑटो भी बढ़ेगा, अगर आपको लगता है सब बढ़ेगा तो क्या लेना चाहिए, होल्डिंग। अभी ऑटो सुधर रहा है, ये होल्डिंग का काम ऐसे चलता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे बीएफ इन्वेस्ट, ये सारी होल्डिंग है, इसलिए इनका मार्केट के पहले देख लिया, आपको पता चल गया कौन बड़े खिलाड़ी है। बजाज फिनसर्व बड़ा, देखो यहाँ पे भी वही केस हुआ ना, फिनसर्व का मार्केट कैप बजाज होल्डिंग से ज्यादा है, जबकि होल्डिंग कंपनी कौन है, ये पापा है बजाज होल्डिंग, और ये उसका बेटा है, बेटे का मार्केट कैप पापा से ज्यादा। क्यों, क्योंकि कुछ उसको नीचे खींचता है, राइट। सो जस्ट लुक ऑन दिस होल्डिंग कंपनीज, नो नीड टू डू एनी वर्क ऑन होल्डिंग कंपनीज, क्योंकि ये ग्रोथ इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट टूटे होंगे, बराबर है। देखो एक होल्डिंग कंपनियों की आदत होती है, ये तेजी में बढ़िया परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके नीचे की सब कंपनियां चलने लगती है, पर मंदी में उतना बुरा परफॉर्म करते हैं क्योंकि मंदी में सब कंपनी की हालत टाइट, राइट। तो अब क्या करेंगे, चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीक सबका काम करना है, बराबर है। उम्मीद करूं क्या कि जब मैं अगले बुधवार को ये विंडो ओपन करूं तो मुझे इधर 200 लाख करोड़ दिखाई दे, हाँ। अगर करेंगे दोस्तों, अगर करेंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जिन्होंने अकेले सब किया है, खुद ने अकेले, राइट। और उसके लिए टाइम मांगता है, चलो रिटायर्ड है और उन्होंने कर दिया, एंड इट्स ग्रेट। बहुत से प्रोफेशनल लोगों ने अपने आप काम किया है, उन्होंने किया, दैट्स गुड। मैं नहीं कहता आप अकेले करो, पर अभी देखो आपकी पूरी टीम है, अक्टूबर बैच की पूरी टीम मिलकर अगर डिसाइड करे कि चलो दोस्तों 300 लाख करोड़ पार करना, राइट, तो आपको ये स्प्रेडशीट में इतना नॉलेज मिलेगा जितनी हजारों वेबसाइट मिलके नहीं दे सकती, राइट फ्रेंड्स। सो आई विल होप वी आर गोइंग टू अपग्रेड नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते हम और ज्यादा सेक्टर पे बात करेंगे। दूसरा, ये जो प्राइवेट बैंक है इनका मार्केट कैप 3,26,000 करोड़ बता रहा है, ये गलत है, क्योंकि एक एक प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक 5 लाख करोड़ के ऊपर, आईसीआईसी बैंक, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मार्केट कैप गलत बता रहे, राइट। देखो यहाँ
अभी HDFC का 1000 करोड़ बता रहा है, 10,000 करोड़। सही है क्या निकुंज भाई? हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसको क्या करते हैं अपन, एक बार BOM से प्रयास, ये परमानेंट एरर है, अक्टूबर बैच की नहीं, परमानेंट, वर्षों से ये सुधरा नहीं है। हमेशा HDFC बैंक और ICICI बैंक का डेटा गलत बताएगा। एक ये और एक ये, ओके नहीं आया बराबर। तो अभी क्या करें, इसका मार्केट कैप सही कैसे लिखे? BSE में जाएंगे हम और HDFC बैंक लिखेंगे, क्योंकि इसका अभी नहीं आएगा, ये परमानेंट एरर है। HDFC बैंक कितना मार्केट कैप है? 9 लाख करोड़ का। मैंने कॉपी कर दिया और मैं सीधा इधर पेस्ट कर देता हूं, आ गया। तो ये 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप HDFC का। और ICICI का भी देख लो, ऐसी जिन्होंने भी IT पे काम किया होगा, तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो, उनके भी मार्केट कैप गलत बता रहे हैं, राइट? तो वो भी आप सुधार लेना, जो भी लोग IT पे काम कर रहे हो। ये परमानेंट एरर है, बाकी सब कंपनी में आपको परफेक्ट ही आएगा दोस्तों। चलो ये मैंने सुधार लिया। अब देखो कितना मार्केट कैप हुआ, करीबन, एक मिनट, ये हो गया क्या? ओके, अरे अच्छा ये लिखा है आपने इसलिए नहीं आ रहा है, राइट। नीचे टोटल है हो गया 9,92,000 करोड़। 9, ये टोटल हुआ है क्या? नहीं, इसीलिए आ रहा था कि मेरे को एक्चुअली मार्केट कैप अलग अलग दिखा रहे थे BSE में, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से अलग दिखा रहा था, राइट। वो क्या है, वो परमानेंट एरर है सर, बराबर है ये। तो ये परमानेंट एरर है, इसको हमने ऐसे करके सुधार दे दिया। अब आपको क्या करना है सर, ये जो डेटा है, जैसे नीचे वाला डेटा आपका है नंबर में है, ओके, मैं ये सबको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं, बराबर। अभी आप यहाँ पे टोटल और ये सब कर लेना, क्योंकि अब आपका मार्केट कैप सही आ गया है, राइट सर? ओके, देखो यहाँ दिख रहा है मेरा, ओके, अभी यहाँ पे भी नहीं है, टोटल कर देना सर आप ना? ये ओके हो गया। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक। मैं कुछ और वीडियो भी अपलोड करूंगा, ताकि आपको थोड़ा और गाइडेंस मिले, जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रहे, प्रॉब्लम की कुछ वीडियोस होंगे, राइट, जो आपको गाइडेंस देंगे। और जब हम अगले बुधवार को बात करेंगे, ऐसे ही 9:30 बजे जब अपना सेशन खत्म होगा, तो दोस्तों हम सबको पता होगा मुंह पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है, कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, किधर हम दाव लगाएंगे आने वाले 10-15 साल में, किसको देखेंगे ही नहीं, कौन सी इंडस्ट्रीज को हम अवॉइड करेंगे, ये सब चीज हमको ये हफ्ते पता चलनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। एक मिनट कहिए सर, कहिए। अच्छा, मेरे को एक्चुअली अभी जो नई कंपनी आई है, ये जोमेटो और ई-कॉमर्स, राइट, उसमें अपने 1 साल का ही उसमें दिखाई दे रहा है। ओके, वो सेक्टर के कैलकुलेशन कैसे करेंगे 1 साल के लिए? देखो अभी जोमेटो अगर अभी आई है, तो जोमेटो के आपको पुराने डेटा कैसे मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे। 2 तरीके हैं। एक, मैं यहाँ पे जैसे जोमेटो में जाता हूं, बहुत सी ऐसी कंपनियां होगी, और निकुंज भाई का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा इन्होंने एक क्वेरी पूछी, वैसे जो मैं वीडियो भी आपको देने वाला था उसमें इसका भी वीडियो था। या एनुअल रिपोर्ट आ गया सर यहाँ पे, दिख रहा है निकुंज भाई? हाँ, ये एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और एनुअल रिपोर्ट में आपको उनके हिस्टोरिकल धंधे मिल जाएंगे। अच्छा, बराबर है? 10 साल के नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 साल तो इसको जन्मे नहीं हुए। ओके, और जब तक के मिलेंगे आपको 4-1 साल के धंधे मिल जाए। अच्छा, ओके। तो कोई भी कंपनी, आप सब लोग दोस्तों जो नई कंपनी में काम कर रहे हो, RHP में से, एनुअल रिपोर्ट में से धंधा देख लेना। और दूसरा एक तरीका एकदम शॉर्टकट है, फटाफट हो जाएगा, यहाँ पे लिखने का जोमेटो IPO। तो जोमेटो का IPO जब आया होगा, अभी अलग अलग कंपनी ने रिसर्च दिया होगा, हमने भी दिया था प्रॉफिट में, उसमें भी हमने टर्नओवर बताया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ बता रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, देखो आ गया यहाँ पे धंधा कितना है सर। ओके,
चला गया नीचे, ये रहा, राइट। वो लोग 2019 में, ये मिलियन में है सर, तो 1398 करोड़ का धंधा करते थे, 1400 करोड़ का। और 2021 में जब आईपीओ आया तब तक वो लोग 21,000 करोड़ पहुंच चुके थे। अच्छा, बराबर, ओके ओके। और इस साल सर ये लोग 5,000 करोड़ पार कर लेंगे। तो ये धंधे ग्रोथ ऐसे देखने। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। Thank you very much to everybody, and we are going to meet again on next Wednesday. Thank you so much, and Jai Hind to everybody. धन्यवाद।